नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 अक्टूबर सन 2025। अष्टमी तिथि प्रातः 11:09 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। वाई पूर्ण कुमार की पत्नी से आज मिलेंगे राहुल गांधी। सरकार में खलबली, पीएम का दौरा भी रद्द, रैली स्थगित। गांव की सामलात भूमि पर खेती के लिए दिव्यांगजनों को अब मिलेगा विशेष मौका। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का नया शेड्यूल जारी, 16 अक्टूबर से लागू होगा नया शेड्यूल। हरियाणा कांग्रेस बड़बोले नेताओं पर लगाएगी लगाम। प्रदेश प्रभारी बोले जल्द अनुशासन कमेटी बनेगी। संपत सिंह व कैप्टन अजय पर हो सकती है कार्रवाई। एनटीए ने घोषित की यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 की तारीखें, 7 नवंबर तक करें अप्लाई। आरपीएफ अकाउंट से अब पूरा पैसा निकाल सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हरियाणा कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, अब केमिकल फैक्ट्रियों में महिलाएं भी कर सकेंगी नौकरी। गौ अभ्यारण्य के लिए 20 साल के लीज पर मिलेगी पंचायती भूमि। सिरसा में किसानों ने बिक्री केंद्र पर ताला जड़ा, बोले डीएपी के साथ टीएसपी जबरदस्ती थोपा जा रहा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट के प्रधान बने रहेंगे जगदीश झिंडा। अकाल पंथक मोर्चा का मिला सपोर्ट। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा कैंसिल। सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर सोनीपत आना था। आईपीएस केस का माहौल मानी जा रही है वजह। और अब घर बैठे बनेगा पासपोर्ट। पानीपत में शुरू हुई मिनी मोबाइल वैन सेवा। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी क्योंकि ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा समय से 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक गया है। बीते दिनों आई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे हिमालय क्षेत्र पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। इसी वजह से ताजा बर्फबारी फिलहाल पिघल नहीं रही। यह अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। डॉक्टर मेहता के मुताबिक ताजा बर्फबारी ने ग्लेशियरों की सेहत दुरुस्त होने के भी शुभ संकेत दिए हैं। हिमालय पर तापमान कम होने के चलते इस बार बर्फ पिघल नहीं रही। इससे ग्लेशियर 5 साल के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। पूरे उत्तर भारत की नदियों के स्रोत नहीं सूखेंगे। सिक्किम, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर नेपाल तक पूरे उच्च हिमालय पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए मौसम सुहावना बन गया है। पहाड़ों पर 3 दिन से अच्छी धूप खिली हुई है और आगे भी यही मौसम रहने वाला है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में आज यानी 14 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी मंगलवार शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इस जानकारी के बाद हरियाणा सरकार में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पीएम का दौरा भी रद्द कर दिया गया है और सोनीपत में होने वाली भाजपा की रैली को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं आईपीएस वाई पूर्ण कुमार मामले को लेकर मंगलवार को कुरुक्षेत्र, अंबाला और पानीपत में राजस्व अधिकारी 1 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी मंगलवार शाम 5:15 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित आईएएस अमनीत पी कुमार के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे और एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लगातार 7वें दिन भी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार के मान मनोबल की कोशिश हरियाणा सरकार की ओर से जारी रही। अब मंत्रियों की जगह मनोहर लाल के मीडिया सचिव सुदेश कटारिया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरजीत कौर बारी बारी से अमनीत पी कुमार से मिलकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन पूरे दिन चलने वाली मनाने की कोशिश का कोई परिणाम नहीं निकला। इसी बीच दोपहर में मुख्यमंत्री ने हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष के पास जाकर मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो सरकार के नुमाइंदों की ओर से अमनीत पी कुमार को शव का पोस्टमार्टम कराने और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। इच्छा शक्ति हो तो सफलता निश्चित है। सफलता को लेकर ये शब्द पानीपत जिले के गांव जोशी के रहने वाले रवि कुमार पर स्टिक बैठते हैं। 4 साल पहले उनके मन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति जागी और बागवानी विभाग के सहयोग से नेट हाउस लगाकर खीरे व शिमला मिर्च की खेती प्रारंभ की। आज न केवल उनकी सब्जी दिल्ली व चंडीगढ़ में जा रही है, बल्कि वह सालाना तकरीबन 8 लाख रुपए तक कमाने के साथ साथ कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। रवि कुमार ने बताया
कि वह 4 साल पहले गांव के आसपास में दूसरे किसानों के यहां पर पॉली व नेट हाउस में काम को लेकर जाते थे, जहां महीने में 9 से 10 हजार रुपए ही वेतन मिल पाता था। यह काम करते हुए रवि को खेती की पूरी जानकारी मिल गई। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों न दूसरे के यहाँ कमाने के बजाय खुद का काम शुरू करें। साल 2019 में 1 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर बागवानी विभाग के सहयोग से अनुदान पर नेट हाउस लगाकर खीरे और शिमला मिर्च की खेती प्रारंभ की थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि बताते हैं कि साल में 2 बार खेती होती है। वो बीज, जुताई, लेबर आदि के खर्च को निकालकर तकरीबन 8 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। उसका प्रयास पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करने का रहता है। वे न के बराबर कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि उनके खीरे का स्वाद लोगों को प्लांट तक खींच लाता है। आते जाते लोग भी प्लांट से सब्जी ले जाते हैं। पानीपत के अलावा चंडीगढ़ व दिल्ली में भी खीरे की सप्लाई होती है। रवि का कहना है कि व्यक्ति को सिर्फ प्रयास करने की आवश्यकता है। मेहनत करने पर सफलता अवश्य मिलती है। खेती घाटे का सौदा नहीं है। हम केवल गेहूं और धान जैसे परंपरागत खेती के पीछे दौड़ रहे हैं। सब्जियों में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में रविवार को हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला दिव्यांगों के हित में रहा। अब पट्टे पर दी जाने वाली जमीन का 4% हिस्सा 60% या फिर उससे अधिक दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहेगा। ये कदम दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इस जमीन पर वे खेतीबाड़ी कर सकेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ग्राम पंचायतों को अब 250 एकड़ तक की भूमि के उपयोग की योजना बनाने की मंजूरी मिल गई है। पहले यह सीमा सिर्फ 100 एकड़ थी। कैबिनेट में महिलाओं को लेकर भी एक अहम फैसला हुआ है। अब हरियाणा की महिलाएं केमिकल और इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई फैक्ट्रियों में काम कर सकेंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जोखिम भरे कामों में शामिल नहीं होंगी। ये फैसला महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। बैठक में हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP में विलय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे शहरी विकास और आवास से जुड़ी हुई योजनाओं में एक रूपता आएगी और प्रशासनिक बोझ घटेगा। ग्राम सभाओं के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब किसी भी योजना के लाभार्थियों पर विचार करने के लिए ग्राम सभा में 40% उपस्थिति अनिवार्य होगी। पहले यह सीमा सिर्फ 10% थी। सरकार का कहना है कि इससे पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बैठक में फैसला हुआ कि गो अभ्यारण्य बनाने के लिए भूमि 20 साल के पट्टे पर सिर्फ 5100 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर दी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस बड़बोले नेताओं की जुबान पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में एक के बाद एक नेताओं के बयानों से पार्टी को असहज होना पड़ रहा है। वहीं पार्टी के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। इससे कांग्रेस संगठन के नेता परेशान हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी BK हरिप्रसाद का कहना है कि जल्द ही कांग्रेस हरियाणा में अनुशासन समिति बनाने जा रही है। यह समिति कभी भी बनकर तैयार हो सकती है। BK हरिप्रसाद ने कहा है कि इस समिति में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को शामिल किया जाएगा। यह समिति ऐसे नेताओं पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और पार्टी के ही नेताओं पर बयानबाजी कर गुटबाजी को हवा देते हैं। राहुल गांधी ने भी हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर नेताओं के इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में अच्छे माहौल के बावजूद हारी कांग्रेस ने इसके कारण तलाशे थे। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी ब्लॉक में स्थित गांव आंतरी में डीजे बजाने सहित अनेक प्रथाओं को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर इन प्रथाओं को गांव का कोई ग्रामीण तोड़ेगा तो पूरा गांव उसका सामाजिक बहिष्कार कर देगा। यानी कोई भी व्यक्ति उसके किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएगा। सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नांगल चौधरी के गांव आंतरी में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता नांगल चौधरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रमाशंकर ने की। बैठक में समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चर्चा की गई, जिसमें मौजूद सभी ग्रामीणों ने अपने अपने विचार रखे। गाँव के सरपंच बलवंत ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि गांव में किसी भी समारोह में कोई भी डीजे नहीं बजाएगा। अगर डीजे बजाता है तो उसका गांव की पंचायत की ओर से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति उसके कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा। सरपंच ने बताया कि इसके अलावा पंचायत में मृत्यु भोज को बंद करने, बच्चे के पैदा होने पर किए जाने वाले सामूहिक भोज को बंद करने, लड़की की शादी में ग्रामीणों द्वारा केवल 1 रुपए कन्यादान करवाने और उसकी शादी में न्योता आने पर एक परिवार से एक ही व्यक्ति के जाने का निर्णय लिया गया है। पंचायत में लिए गए इस फैसले को सभी लोगों के सामने पढ़कर सुनाया गया, जिसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई, जिसके बाद गांव में यह निर्णय लागू कर दिया गया है। गांव सरपंच बलवंत ने बताया कि पंचायत में शिक्षा तथा सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने पर भी जोर दिया गया, जिसमें निर्णय लिया गया है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए सभी ग्रामीण पहल करेंगे तथा गाँव के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गाँव में ही बने मिडिल स्कूल में दाखिला करवाएंगे। सरपंच ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति पंचायत के किसी भी फैसले के खिलाफ जाएगा तो ग्राम पंचायत उसका सामाजिक बहिष्कार कर देगी तथा उसके कार्यक्रम में कोई भी गांववासी शामिल नहीं होगा।
भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी टीचर मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई टीम 40 दिनों से जांच में जुटी हुई है। सीबीआई की टीम एक सप्ताह पहले दिल्ली से लौटने के बाद मनीषा के घर पहुंची थी। इसके बाद से आगे की कार्रवाई भिवानी के रेस्ट हाउस में हो रही है। मनीषा मौत से संबंधित लोगों को रेस्ट हाउस में बुलाकर पूछताछ हो रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस बयानों में ही उस झोल की तलाश कर रही है जिससे केस सुलझ सके। सीबीआई ने प्ले स्कूल के संचालक व स्टाफ को रेस्ट हाउस में बुलाकर पूछताछ की है। मनीषा मौत से पहले इसी प्ले स्कूल में टीचर थी। हालांकि सीबीआई ने मनीषा मौत मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीबीआई मनीषा के परिवार, प्ले स्कूल स्टाफ, नर्सिंग कॉलेज स्टाफ, दवा विक्रेता, चश्मदीद से कई बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं घटनास्थल का भी दौरा कर चुकी है और जांच के लिए दिल्ली से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को न तो लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और न ही दूसरे जिलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए पासपोर्ट सेवा को घर घर तक पहुंचाने की शानदार डिजिटल पहल की शुरुआत की है। अब आपके दरवाजे पर मिनी मोबाइल वैन पहुंचेगी जो मौके पर ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फोटो खींचने और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। ये सुविधा उन बुजुर्गों व बीमार लोगों के लिए भी शुरू की गई है जो पासपोर्ट सेवा केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पासपोर्ट सेवा पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। आवेदन करते समय यह बताना होगा कि केंद्र तक नहीं आ सकते हैं। बुकिंग के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वैन के आने की तारीख और समय का शेड्यूल मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा। वैन में मौजूद अधिकारी मौके पर ही दस्तावेजों की जांच करेंगे, फोटो खींचेंगे और बायोमेट्रिक प्रक्रिया भी पूरी करेंगे। इसके बाद पुलिस सत्यापन होगा और तकरीबन 15 दिन के अंदर पासपोर्ट बनकर सीधे डाक के माध्यम से घर पहुंच जाएगा। मोबाइल वैन का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की है। भविष्य में सेवा दूर दराज के गांवों और व्यस्त पेशेवरों तक भी बढ़ाई जाएगी। दक्षिण हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य की योजना बनाई गई है जिसका सीधा लाभ दक्षिण हरियाणा के नारनौल और आसपास के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। अगले महीने यानी नवंबर से रेवाड़ी अलवर जयपुर रूट की लगभग 10 ट्रेनों को रेवाड़ी नारनौल रिंगस होकर चलाया जाएगा और इनमें से अधिकांश ट्रेनें नारनौल स्टेशन पर ठहराव भी करेंगी। ये व्यवस्था नवंबर से दिसंबर तक लागू रहेगी। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और अत्याधुनिक स्टेशन निर्माण के उद्देश्य से जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य चल रहे हैं। इस दौरान यात्रा को प्रभावित होने से रोकने के लिए कुछ ट्रेनें वैकल्पिक रूट से संचालित करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली सराय रोहिल्ला, बांद्रा टर्मिनस, जैसलमेर, काठगोदाम, अजमेर, किशनगंज, हिसार हैदराबाद, पोरबंदर मुजफ्फरपुर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा साबरमती, पोरबंदर दिल्ली सराय रोहिल्ला और सुल्तानपुर साबरमती नवंबर और दिसंबर महीने में नारनौल, नीमका थाना और रिंगस स्टेशनों से होकर गुजरेगी। यह बदलाव अस्थायी होगा। जैसे ही जयपुर स्टेशन पर काम पूरा हो जाएगा तो इन ट्रेनों को वापस अपने निर्धारित रूट से संचालित किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। सर्दी के मौसम को देखते हुए यहां की सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के समय में बदलाव कर दिया गया है। नया शेड्यूल 16 अक्टूबर यानी वीरवार से लागू होगा। नए समय अनुसार बात करें तो चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में 16 अक्टूबर से ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। अभी इन अस्पतालों और डिस्पेंसरी में ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। ये आदेश गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 के अंतर्गत आने वाली डिस्पेंसरी, सेक्टर 22 का सिविल अस्पताल मनी माजरा और सिविल अस्पताल सेक्टर 45 में लागू होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 की तिथियों का ऐलान किया जा चुका है। उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या ugcnet.nta.ac.in पर जाकर इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा 2025 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित करवाई जाएगी। पूरे देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में आयोजित करवाया जाएगा। परीक्षा की कुल अवधि की बात करें तो 3 घंटे की होगी। परीक्षा में कुल 150 सवाल होंगे जो कि 300 अंकों के होंगे। दोनों परीक्षा के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि भी 7 नवंबर 2025 ही रहेगी।
पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महेंद्रगढ़ द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। निसान मोटर इंडिया कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नई कार उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा, किया सेल्टोस और फोक्सवैगन टाइगन को टक्कर देने वाली ये कार टेक्सटॉन नाम से आएगी। कंपनी ने नई एसयूवी का फेस्ट लुक रिवील किया है। ये पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर और सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा के साथ लेवल A2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर से लैस होगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेची जाएगी। निसान टेक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 10,50,000 रुपए पैन इंडिया हो सकती है। इसे साल 2026 की दूसरी तिमाही में पेश किया जाएगा। निसान टेक्सन का डिजाइन भारतीय बाजार में एकदम नया है। इसके फ्रंट में कनेक्टेड LED DRLS और सी शेप की LED हेडलाइट्स के साथ स्टाइलिश ग्रिल भी है, जो कि निसान की इंटरनेशनल पेट्रोल एसयूवी से मिलती जुलती है। हुड पर बोल्ड टेक्सटॉन बेजिंग और स्पोर्टी बम्पर दिया गया है, जिसमें मजबूत स्किड प्लेट इसे दमदार लुक देती हैं। डिजाइन को लेकर निसान का कहना है कि यह हिमालय से प्रेरित है। अब EPF अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने सोमवार 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT की मीटिंग में इसका ऐलान किया है। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई राहत भरे फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से नौकरी पेशा लोगों को अपने EPF से पैसा निकालना अब पहले से अधिक ज्यादा आसान हो जाएगा। EPFO ने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर अब केवल 3 कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं, जिसमें आवश्यकता जरूरतें यानी कि बीमारी, शिक्षा, शादी, हाउसिंग जरूरतें यानी मकान से जुड़े हुए खर्चे और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। अब सदस्य अपने PF खाते में मौजूद पूरी राशि यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों समेत निकाल सकेंगे। पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। इसके अलावा मिनिमम सर्विस पीरियड यानी कि न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है, जो कि पहले अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग थी। EPFO ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि यानी कि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहे। इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा, जिससे कि रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड तैयार हो सकेगा। नए नियमों के तहत कोई भी दस्तावेज जमा करवाने की भी जरूरत नहीं होगी। निकासी की प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटिक करने की तैयारी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 174 अंक गिरकर 82,327 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 58 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,227 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स, इंफोसिस, HUL, पावर ग्रिड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 2.3% तक की गिरावट देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस में बढ़त रही, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट देखने को मिली। NSE के IT और FMCG इंडेक्स गिरकर बंद हुए। बैंकिंग, रियल्टी और हेल्थ केयर सेक्टर में गिरावट के लिए रिकवरी रही। चांदी की कीमत एक दिन में 10,825 रुपए बढ़कर 1,75,325 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव तक पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2,630 रुपए बढ़कर 1,24,155 रुपए हो गए हैं और 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1,13,726 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक इसी तरह रोजाना देते रहें और पहुंचाते रहें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और हरियाणा की इसी तरह की बेहतरीन खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।